जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फार्माकोलॉजी क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा क्लास है वो है एंटीएमेटिक्स के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमएसएस के बारे में पढ़ा था। एमएसएस क्यों होता है, उसके जो रूट कॉजेस थे और एमएसएस के जो मैकेनिज्म थे, तो वो हमने पढ़ा हुआ था। तो इस लेक्चर को समझने के लिए अगर आप पिछला वाला प्रीवियस लेक्चर भूल गए हैं तो आप उसको दोबारा से देख लें। यूट्यूब के चैनल पर वो मौजूद है। तो अगर आपको वो वाला समझ आ गया, स्पेशली जो मैकेनिज्म है उसमें, तो आप इस लेक्चर को भी आसानी से समझेंगे। अच्छा, एंटी एमेटिक्स में जिस तरह नाम से वाज़ेह है कि एमेटिक्स फॉर एमेसिस, and emesis means forceful expulsion of food contents from the stomach through esophagus। मतलब जो वॉमिटिंग है, तो एंटी एमेटिक्स जो एंटी वॉमिटिंग है या एंटी मोशन सिकनेस, एंटी नासिया वगैरह, तो ये है एंटी एमेटिक्स। इसमें जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उन ड्रग्स के जो मैकेनिज्म्स हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। आप कोशिश करें एज़ यूजुअल, जिस तरह मैं रिपीट करता हूँ, आप अपने साथ एक पेज रखें और अपने साथ पेन ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं शायद ना बता सकूँ स्लाइड्स में। स्लाइड्स में मैंने ना लिखी हैं, तो वो मैं आपको वर्बली बताऊँगा। अच्छा, ये कल का जो काम था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें से आपको पता है कि मतलब वॉमिटिंग क्यों काज होती है, मतलब कौन से काजेस है इसके। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के काजेस थे। जिस तरह मैंने आपको सेरेब्रम का बताया था कि वो एक मेजर एरिया है जिससे वो चीज़ों को सेंस कर लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है। उस डेटा में इंक्लूडेड है मतलब पेन। अगर कोई बंदा पेन में है तो मतलब कि पेन कोई भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या शॉक की वजह से हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन अटैक्स जो है उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो ये सब जो है ये कॉज करती है वॉमिटिंग। कैसे कॉज करती है, मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि जो जब रिसेप्टर इसको सेंस कर लेता है, जिस एरिया को डेटा रिसीव हो रहा है, तो वो जो है वो थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स वो मैसेज पहुंचा देती है वॉमिटिंग सेंटर में, केमोट्रिगर जोन में या वॉमिटिंग सेंटर में, और वॉमिटिंग रिफ्लक्स अकर होता है। इसके अलावा पेन के अलावा हमने पढ़ा हुआ था कि जीआईटी के जो डिसऑर्डर्स है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज। इसके अलावा लूज मोशन के केसेस में, डायसेंट्री के केसेस में, क्रॉन डिजीज के केस में, अल्सराइटिव कोलाइटिस। तो ये ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल केसेस से या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी अपसेट हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो, क्राउन डिजीज हो, तो ये सब ऐसे प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर्स है जो कि वॉमिटिंग काज कर सकती है, नौजिया काज कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ था, जिस तरह इधर भी लिखे हुए ये बैड स्मेल, बैड टेस्ट, बैड साइट और वेस्टिबुलर, इस तरह। देखिए, वेस्टिबुलर का तो मैंने बताया था कि अगर आप स्टीप पे चल रहे, इंक्लाइंड स्टीप पे चल रहे हैं या आप कहीं पर जा रहे हैं, तो जो मोशन है, मोशन की वजह से आपके इनर एयर में जो पार्ट है वेस्टिबुलर या लेबिरिंथ, तो वो इस चीज़ को सेंस कर लेता है और वो मैसेज पहुंचा देता है केमोट्रिगर जोन में या उसमें वॉमिटिंग सेंटर में, और वॉमिटिंग रिफ्लक्स आकर होता है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं ब्लड को देखते हैं या आप किसी और ऐसी चीज़ को देखते हैं, तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या नोज़िया स्टार्ट होता है। इसके अलावा स्मेल है, अगर आप कहीं पे जाते हैं, मतलब कोई स्लाटर हाउस वगैरह या जो भी हो, तो वहाँ पर आप कोई ऐसा स्मेल आपको आ जाता है कि बिल्कुल ही फेवरेबल ना हो, तो आपको नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा टेस्ट, बैड टेस्ट की वजह से, तो या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप कंज्यूम करते हैं, कोई ऐसा फूड, कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसा कोई भी चीज़ जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपकी बॉडी के साथ। फॉर एग्जांपल निकोटीन के साथ मोस्टली यही होता है, वॉमिटिंग और नाउज़िया। तो ये ऐसे कॉजेज़ थे जो कि प्रीवियस हमने पढ़े भी थे लेक्चर में, लेकिन अभी थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी था कि अगर नए बंदे हैं इस क्लास में या जो भी है, तो उनकी भी रिवीजन हो सके। अच्छा, अच्छा, ये पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमएसएस हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, लेकिन जो हम एंटी एमेटिक्स पढ़ेंगे
एंटी एमेटिक्स जो हम पढ़ेंगे तो जो जो रिसेप्टर हमने पढ़े हुए थे, जो रिसेप्टर हमने पढ़े हुए थे कि कौन सा ड्रग कहाँ पे काम करता है, तो हम आज के लेक्चर में उन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे और कौन से ड्रग्स कौन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और उसका जो एंटी एमेटिक एक्शन है वो हमें अचीव हो जाता है। अच्छा, ये आप देख ली तो हमने डिस्कस किया कि कैंसर थेरेपी से जो वो होता है साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स आप कभी इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से सेल डैमेज होता है, सेल से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि बंदे को वॉमिटिंग करवा सकती है या एमेसिस करवा सकती है। अच्छा, ये आप देख ले मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वॉमिटिंग सेंटर है आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में, उसमें कौन से रिसेप्टर्स है, 5-HT3 है, H1 रिसेप्टर्स है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स है। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ था वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, अगर आपको याद हो। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई अगर आपको याद हो तो उसमें है मस्करेनिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। इसके अलावा हमने कीमो ट्रिगर जोन के बारे में पढ़ा था कि दो जोन्स हैं, एक है वॉमिटिंग सेंटर और दूसरा है केमो ट्रिगर जोन। और केमो ट्रिगर जोन जो है जो भी केमोथेरेपी वगैरह है, साइटोटॉक्सिक या एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं या ओपियाइड को यूज करते हैं, तो वो केमो ट्रिगर जोन को सेंसिटाइज करती है। केमो ट्रिगर जोन फिर वॉमिटिंग सेंटर को मैसेज पहुंचाता है और वॉमिटिंग सेंटर जो है वो फिर इन रिस्पॉन्स वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को इंश्योर करवाते हैं। अच्छा, तो जो केमो ट्रिगर जोन है उधर है D2 रिसेप्टर, डोपामाइन, 5-HT3 एंड ओपियाइड रिसेप्टर्स। ये तो सब पुरानी चीज़ें थी। अच्छा, ये जो ड्रग्स हम पढ़ेंगे, कौन से ड्रग हम पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे ये है इसमें, क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर है केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में, तो हम पढ़ेंगे डोपामिन एंटागोनिस्ट। डोपामिन एंटागोनिस्ट। इसके अलावा 5-HT3 रिसेप्टर्स है तो हम पढ़ेंगे 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो ये जो है इसका जो काम है इस रिसेप्टर का, इसको ब्लॉक करेगा। इसके अलावा आप देखिए आपकी जीआईटी में जो है वो 5-HT3 रिसेप्टर्स है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स है, तो इसके हम ऐसे ड्रग देंगे ताकि ये जो रिसेप्टर्स है ये ब्लॉक हो जाए और आगे ब्रेन तक या सीएनएस तक मैसेज ना पहुंचा सके। अच्छा, antiemetic is a drug that is effective against vomiting and nausea. Antiemetics are typically used to treat motion sickness and the side effects of opioid analgesic. अच्छा, एंटीमेटिक जो है एक तो मोशन सिकनेस को ट्रीट करता है, वॉमिटिंग नासिया को ट्रीट करता है, और जो साइड इफेक्ट्स आते हैं फॉर एग्जांपल ओपियाइड जो क्लास के ड्रग्स है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको भी कंट्रोल करता है। जनरल एनेस्थेटिक्स एंड केमोथेरेपी डायरेक्टेड अगेंस्ट कैंसर। जनरल एनेस्थेटिक जब इस्तेमाल करते हैं मतलब पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव में, या केमोथेरेपी जब कंटिन्यू होती है तो उस दौरान बंदे को ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं वॉमिटिंग नाज़िया के, तो उसके कंट्रोल के लिए एंटीएमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा, एंटीमेटिक्स की क्लासिफिकेशन है, देखिए आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने साथ नोट करते जाइए जो क्लासिफिकेशन है। असल में बुक्स में ये है कि अक्सर बुक्स में ज़्यादा दिए गए हैं ड्रग, अक्सर बुक्स में कम है, या आपके जो कॉलेज वगैरह के नोट्स यूज़ करते हैं तो उसमें शायद ये चीज़ें प्रॉपर ना हो, तो आप लोग अपने साथ नोट कीजिए। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक्स में जो ड्रग्स इंक्लूडेड है वो है हाइसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। इसमें इंक्लूडेड है हाइसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। अच्छा, H1 एंटीहिस्टामिन्स में देखिए एंटीकोलिनर्जिक्स वो ड्रग है जो कि उस जगह पे काम करेगी जहां पर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है। एसिटाइल कोलिन आप लोग बखूबी जानते हैं कि क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व से रिलीज होता है, और जब वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, जब वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट होके फिर अपना काम करता है, अपना एक्शन करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक्स जो है इसी रिसेप्टर की जगह को ब्लॉक करेगी ताकि ये जो एसिटाइल कोलिन है अपनी रिसेप्टर के साथ बाइंड ना हो सके और एक्शन प्रोड्यूस ना कर सके। तो यहाँ पर हमारा मकसद जो है, जब ऐसे कंडीशंस में जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, एसिटाइल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देता है, तो वॉमिटिंग काज होती है। तो यहाँ पर इस रिसेप्टर को एंटीकोलिनर्जिक हाइसिन और डाइसाइक्लोमिन ब्लॉक करेंगे ताकि वॉमिटिंग प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा है H1 एंटीहिस्टामिन्स। H1 एक ऐसा केमिकल है जो कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो
वॉमिटिंग या नाउजिया इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो जो एंटीहिस्टामिन्स है ये उस रिसेप्टर पर जाकर इच वन से हिस्टामिन से जल्दी जाकर बाइंड होंगी और इच वन को बाइंड नहीं होने देंगी अपने रिसेप्टर के साथ, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू वॉमिटिंग को स्टॉप करेगी। अच्छा, किसी को वॉइस का प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपनी डिवाइस को काउंटर चेक कर लें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ क्वाइट फाइन फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ मुझे कोई चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करे अगर कोई इशू है इस तरह। जी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है न्यूरोलेप्टिक्स, जिसमें से आते हैं क्लोरप्रोमाज़िन, प्रोकोलोरपेराज़िन एंड हैलोपेरिडोन। ये न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स है, ये ऑलराइट, थैंक यू फॉर द फीडबैक नहीं। अच्छा, तो ये ऐसे ड्रग्स है जो कि न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं, न्यूरोजेनिक डिजीज़ में यूज़ होते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स है ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल है एंटीएमेटिक्स में। अच्छा, प्रोकाइनेटिक, जिस तरह नाम से वाज़ेह है, प्रोकाइनेटिक मतलब इस ये है कि ये मोशन को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मोशन है, आपके जो पेरिस्टालसिस का मोशन है, इसको इफ़ेक्ट करती है। और इस तरीके से एंटी एमेटिक जो एक्शन है इसका, वो पॉसिबल होता है। अच्छा, इसमें इंक्लूडेड है ड्रग मेटोक्लोप्रामाइड, डोम्पेरिडोन, सिजाप्राइड एंड मज़ाप्राइड। ये ऐसे ड्रग्स है जो कि आप बेहतर जानते हैं, मार्केट में ये सब अवेलेबल है। अच्छा, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, आपको पता है कि 5-HT3 रिसेप्टर्स है वो मौजूद होते हैं केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में, और और उन रिसेप्टर्स के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए 5-HT3 एंटागोनिस्ट को यूज़ किया जाता है, जिसमें से आते हैं ऑन्डेंसिट्रॉन, ग्रेनेसिट्रॉन एंड डेलासिट्रॉन। और ये ऐसे ड्रग्स से इसमें जो ऑन्डेंसिट्रॉन है ये कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, एडजॉइंट एंटाइमिनिक्स इसके अलावा जो है वो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड कैनाबिनॉइड्स, ये भी यूज़ होते हैं एज एंटी एमेटिक। अच्छा, एंटी अभी ये है कि इसमें से जो हमने 6 क्लासेस पढ़े, इसमें से हम पढ़ेंगे 5 क्लासेस जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। इसमें जो फर्स्ट क्लास है वो है एंटी कोलिनर्जिक्स। अच्छा, कोलिनर्जिक में ये है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और वो फिर सेंसिटाइज कर लेती है वोमिटिंग सेंटर को, या जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको सेंसिटाइज करते हैं, और रिजल्टेंटली फाइनली जो है वोमिटिंग सेंटर को मैसेज पहुंचता है एक मोटर नर्व के जरिए, और वोमिटिंग प्रोड्यूस होता है या मोशन सिकनेस प्रोड्यूस होता है। तो एंटीकोलिनर्जिक जो है, जहाँ पर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, इस ये जो बाइंडिंग साइट है इस पर जाकर बाइंड हो जाएगी, और एसिटाइल कोलिन को अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देंगे। तो इस इफेक्ट के, इस मैकेनिज्म के थ्रू एंटीकोलिनर्जिक जो है अपना एंटी एमेटिक काम करेगी। अभी फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फूड खा लिया एक बंदे ने, या कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट की, या कोई ऐसा ड्रग ले लिया, जो भी हो, लेकिन वो जीआईटी में पहुंच गया। जीआईटी में पहुंच गए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि नर्व्स के 2 टाइप्स हैं, एक है एफरेंट नर्व और एक है इफरेंट नर्व। एफरेंट विद ए एंड इफरेंट विद ई। तो एफरेंट नर्व जो है वो जीआईटी से मैसेजेस लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और जो इफरेंट है विद ई, तो वो मैसेजेस वापस लेके आता है, मोटर नर्व है वो मैसेज वापस लेके आता है जीआईटी की तरफ। जो मैसेज लेके जाता है जीआईटी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो है एफरेंट नर्व, ए विद ए। तो जो कुछ भी आ जाए जीआईटी में, तो वो सीएनएस को इन्फॉर्म कर देती है कि फला चीज़ आई है, या फला ऐसी चीज़ आई जो कि फेवरेबल है या नहीं है। तो फिर जो है अच्छा, तो फिर मोटर नर्व के ज़रिए एक रिस्पॉन्स आता है, जो कि फिर वॉमिटिंग कॉज कर लेता है।
अच्छा, जो हमने ये भी पढ़ा था कि जब ये जीआईटी मैसेज लेके जाती है, आपको ये भी पता है कि वैगन नर्व के थ्रू मैसेज लेके जाती है, और जो वापस आता है वो भी होता है मोटर नर्व, मोटर वैगन नर्व। तो इसका ये है कि जो आपके एब्डोमिनल मसल्स है या आपका जो स्मूथ मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। वो जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपके स्टमक का स्पिंक्टर जो है, आपके स्टमक का स्पिंक्टर जो एसोफेगस और स्टमक को बाइंड करता है, उसके दरमियान जो वॉल्व है, जो स्पिंक्टर है, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, जो फूड कंटेंट जो है ऊपर आ जाता है, एक्सपल्जन होती है उसकी, एमेसिस होता है, वॉमिटिंग होता है। तो ये क्या करेगी एंटीकोलिनर्जिक्स, ये जो मैसेज लेके जाता है वेगल नर्व, या जो मोटर वेगल डॉर्सल मोटर नर्व वेगल नर्व मैसेज वापस लेके आती है जीआईटी को कि एमएसएस ने अकर करना है, वोमिटिंग ने मतलब वोमिटिंग होना है भी, तो इस मैसेज को एंटीकोलिनर्जिक जो है वो इसको ब्लॉक कर देती है। तो ना जीआईटी से मैसेज चला जाता है ब्रेन में, ना सीएनएस से वापस कोई रिप्लाई आती है जीआईटी को कि वोमिटिंग ने अकर होना है अभी। तो इस मैकेनिज्म, ये सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू एंटीकोलिनर्जिक्स ने अपना काम कर देना है। अच्छा, एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और ड्रग्स जो इसमें इंक्लूडेड है वो है हाइसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। हाइसिन आप कॉमनली देखते हैं मार्केट में अवेलेबल है। वैसे नेम तो मुझे नहीं बतानी चाहिए ऑनलाइन, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जो बास्कोपान अवेलेबल है या हाइसिन प्लस अवेलेबल है मार्केट में, तो ये सब इसी एंटीकोलिनर्जिक्स के हैं। अच्छा, इसके एक्शंस क्या होंगे? इसके एक्शंस एक तो ये होंगे, मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर डोर्सल वैगल नर्व को इनहिबिट करेंगे। देखिए, जो मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है इन्हें इनहिबिट कर लेंगे डोर्सल वैगल नर्व, इस वेगल नर्व को भी इनहिबिट कर लेंगे। तो जो रिप्लाई आता है सीएनएस से, या जो मैसेज लेके जाता है जीआईटी से सीएनएस तक, तो ये जो मैसेजेस का कंडक्शन है ये ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, मोशन सिकनेस, देखिए मोशन सिकनेस की जब हम बात करते हैं, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था कि जो आपका वेस्टिबुलर है इनर ईयर में, या जो लैबिरिंथ पार्ट है, वो इस चीज़ को सेंस कर लेता है, और स्टिमुलस जो उसको प्रोवाइड होता है या वो सेंस करता है, उसको फिर लेके चला जाता है वोमिटिंग सेंटर में, और वोमिटिंग आकर होता है। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स है, अच्छा, ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स थी, ये जो मैसेजेस का कंडक्शन है, मैसेजेस का जो कंडक्शन है इसको ब्लॉक कर देती है, और अपना एंटी एमेटिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। अच्छा, इसमें जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगे मोशन सिकनेस में, मोशन सिकनेस में या एंटी एमेटिक्स में, तो वो ऐसे ड्रग होंगे जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। आप जानते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? तो जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, इट्स मीन्स कि उसका कोई भी एंटी एमेटिक इफेक्ट या एंटी मोशन इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको अभी तो इतना पता चल गया होगा कि जो एमएसएस है, जो वोमिटिंग है, जो नाउजिया है, या जो मोशन सिकनेस वगैरह, ये कहाँ से कंट्रोल होते हैं? आपके ब्रेन से। ब्रेन में कहाँ से? ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स से। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमने अभी पढ़ा, ये एसिटाइलकोलिन जब बाइंड होता है कोलिन रिसेप्टर के साथ, और ये डोर्सल वैगल नर्व एक्सेट्रा, ये सब है सेंट्रल एक्शंस। ये है सेंट्रल एक्शंस, ये कोलिनर्जिक्स के या एंटीकोलिनर्जिक्स के। तो अभी हम पढ़ेंगे पेरिफेरल एक्शन। देखिए, पेरिफेरल एक्शन क्या होता है? पेरिफेरल एक्शन मतलब अदर देन सीएनएस, अदर देन सीनस जो एक्शन होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल एक्शन। तो इसमें होगा ये कि एंटीकोलिनर्जिक्स जब मेडिसिन यूज करेगा एक पेशेंट, तो उसका फर्स्ट जो है वो होगा सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगे या इनहिबिट हो जाएंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा उसकी होगी एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट। आपको पता है कि जब स्पाज्म होता है, जब कंट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है फूड कंटेंट का? वो एक्सपल्जन होता है, उसका एमएस हो जाता है। तो ये जो है इस स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी, तो इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी है एंटीस्पाज्मोडिक एक्टिविटी और प्रिवेंशन ऑफ स्पेंक्टर रिलैक्सेशन। और जो स्पेंक्टर रिलैक्स हुआ है, जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो फूड कंटेंट बाहर आता है, एक्सपेल्ड आउट होता है।
तो क्यों होता है? क्योंकि उधर स्फिंक्टर जो है एसोफेगस और स्टमक जब बाइंड होता है दरमियान में, तो दरमियान वाला एरिया जो है इसके कहते हैं स्फिंक्टर, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं तभी वॉमिटिंग होता है। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स है इस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन को प्रिवेंट करेगी। अच्छा, जो एंटीकोलिनर्जिक्स है इसको ज़्यादातर ज़्यादातर इसको शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी किसी ने ट्रैवल करना है तो वो मतलब 30 मिनट्स और 1 आवर बिफोर ट्रैवलिंग वो यूज़ कर देते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स को। एंड जो एंटी मोशन इफेक्ट या एंटी एमेटिक इफेक्ट है वो आ जाता है। स्पेशली एंटी मोशन इफेक्ट की बात हम करते हैं शॉर्ट ट्रैवल्स में। अच्छा, कोई कन्फ्यूजन है किसी को इस एंटीकोलिनर्जिक्स के मैकेनिज्म वगैरह में, तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस विद इन द टॉपिक विद इन द टाइम फ्रेम। अच्छा, मैकेनिज्म हमने पढ़ा भी, फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये ऐसी कन्फ्यूजिंग चीज़ है ताकि आप लोगों को याद रह सके, और अगर पेपर वगैरह में है तो आप लोग को रट्टा वगैरह ना लगाना पड़े, बल्कि आपका जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट आप उधर लिख लें। अच्छा, सेंट्रल मैकेनिज्म क्या होगा? एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा अपने कोलिन रिसेप्टर के साथ। तो कोलिन रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड होगा तो वो बना लेगा एसिटाइल रिसेप्टर कम्प्लेक्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना लेगा। यही कम्प्लेक्स जो है वोमिटिंग सेंटर को सेंसिटाइज करेगा, मैसेज भेजेगा, कंडक्शन करेगा मैसेज का, और फिर वोमिटिंग आकर होगी। तो जो एंटीकोलिनर्जिक्स है, ये वाले जो प्रोसेस है, ये वाले जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देती है, इस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देती है। और ये जो पेरिफेरल एक्शन है इसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन बंद होगा तो स्फिंक्टर रिलैक्सेशन भी होगी। इसके अलावा स्पाज्म एक्टिविटी, देखिए जब जीआई सिक्रेशन होती है तो स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होता है। इसके अलावा होता है स्पाज्म, जब स्पाज्म होता है तो वेगल नर्व जो है, वेगल नर्व स्टिमुलेट होता है, वो मैसेज लेके जाता है आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में जहाँ पर मौजूद है वेज वॉमिटिंग सेंटर। और वो जो वॉमिटिंग सेंटर जब सेंसिटाइज होता है तो फिर वॉमिटिंग रिफ्लक्स आकर होता है। तो जो एंटीकोलिनर्जिक्स है सेंट्रल मैकेनिज्म में ये वाला पाथवे जो है इसको ब्लॉक करेगी, और ये जो पेरिफेरल मैकेनिज्म है इसमें ये वाला पाथवे ब्लॉक करेगी। ये आप देख लें, इसको ब्लॉक करेगी या और सेंट्रल मैकेनिज्म में इसको ब्लॉक करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है डाइसाइक्लोमीन, जो कि कॉमन ड्रग नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। 10 to 20 मिलीग्राम ओरल यूज है इसका, और ये यूज होते हैं प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस में एंड मॉर्निंग सिकनेस में। अक्सर आप देते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको नाजिया हो रहा होता है, या जब आप ट्रैवल करते हैं तो मोशन सिकनेस हो रहा होता है। तो ये जो डाइसाइक्लोमीन है ये मोशन सिकनेस को या मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करता है। अच्छा, it has been cleared of टेरेटोजेनिक पोटेंशियल। अच्छा, इसका ये टेरेटोजेनिक, इसकी अक्सर स्टडीज में ये होता है कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट है इसके, लेकिन ये है कि ये क्लियर है उसका, और इसके कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं है जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हुआ था। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक्स के साइड इफेक्ट्स है, और आपको जी नहीं, मॉर्निंग सिकनेस ये है कि आपके जो जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जो, जाहिर सी बात है, आपके जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि नाजिया और वोमिटिंग को काज करती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एंटीकोलिनर्जिक्स यूज होते हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स एंटीकोलिनर्जिक्स, ये भी आपको पता होगा कि हर वो ड्रग, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जिस ड्रग के साइड इफेक्ट्स नहीं होते वो ड्रग नहीं होता। तो इस तरह एंटीकोलिनर्जिक्स के जो ड्रग्स है जो हमने पढ़े, हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन, इसकी भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो मेजर साइड इफेक्ट्स है वो है ड्राई माउथ, इसके अलावा है ब्लड विजन, और इसके अलावा है कन्फ्यूजन,
कन्फ्यूजन तो इसलिए होगा क्योंकि जितनी भी ड्रग्स है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, उससे ही कन्फ्यूजन, ड्रोजीनेस, सेडेशन, डिजीनेस वगैरह ये चीज़ें ज़रूर होंगी। अच्छा, यूरिनरी रिटेंशन, इसके अलावा कंस्टिपेशन एंड ड्राई कंजक्टिवा, ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स है जिसमें ज़रूरी नहीं कि सब साइड इफ़ेक्ट्स एक ही पेशेंट पे हों जो एंटीकोलिनर्जिक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, हाइसिन का जो डोज है वो है 0.25 मिलीग्राम 3 times a day and it is taken orally। ये था हमारा फर्स्ट जो क्लास ऑफ ड्रग्स था एंटीकोलिनर्जिक्स, उसके बारे में। और अभी जो हम सेकंड क्लास ऑफ ड्रग पढ़ेंगे वो है एंटीहिस्टामिनिक्स। देखिए, सम एंटीहिस्टामिनिक्स आर एंटीएमेटिक। देखिए, ऐसे एंटीहिस्टामिनिक्स मौजूद है, एंटीहिस्टामिन्स ऐसे मौजूद है जिसका एंटीएमेटिक इफेक्ट आता है, और जिसको हम कहते हैं H1 एंटागोनिस्ट या H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। क्योंकि H1 इसलिए, हिस्टामिन जो है आपके बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हैं, तो जब H1 ये हिस्टामिन रिसेप्टर होगा अपने रिसेप्टर के साथ, तो ये अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे और उस एक्टिविटी की प्रोडक्शन के रिजल्ट में वोमिटिंग या नाज़िया आकर होगा। तो एंटीहिस्टामिन जो है H1 एंटागोनिस्ट या H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उस एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी, और इन रिजल्टेंटली इसका जो एक्शन है वो होगा एंटी हिस्टामिनिक। अच्छा, they are useful mainly in motion sickness and lesser extent in morning sickness, post-operative and some other forms of vomiting। देखिए, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दो कंडीशन है, मतलब सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव में भी ये एंटीहिस्टामिनिक जो है ये दिए जाते हैं, ताकि सर्जरी के दौरान या इसके बाद मतलब वॉमिटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। और पोस्ट ऑपरेटिव में रहते अक्सर ऐसे मेडिकेशंस वगैरह दिए जाते हैं सर्जरी के दौरान, या प्री सर्जिकल मेडिकेशंस जो हम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग नाज़िया हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीहिस्टामिन क्लास के जो ड्रग्स हैं इनको इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग सिकनेस एक कॉमन इशू है, इसको प्रिवेंट करने के एंटीहिस्टामिन को यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ जो मेजर है वो है मोशन सिकनेस। अच्छा, their anti-emetic effect appears to be based on anticholinergic, antihistaminic and sedative properties। अच्छा देखिए, जो ड्रग होते हैं उनका अक्सर एक से ज़्यादा रिसेप्टर्स पर एक्शन होता है, जिस तरह इस केस में एंटीहिस्टामिन्स के केस में इसका जो एंटी-एमेटिक इफेक्ट आएगा वो आएगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, इसके साथ साथ एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी एंड इसके साथ साथ सेडेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से भी आता है, या इसकी जो है सेडेटिव प्रॉपर्टीज भी है, मतलब इससे सेडेशन भी हो सकता है। तो ये एंटीहिस्टामिन का डिस्क्रिप्शन था। अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें से कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स में जो ड्रग्स अवेलेबल है वो है प्रोमेथाजीन, जो कि बहुत ही कॉमन ड्रग है, डाइफेनहाइड्रामीन, सेनरिजीन, डाइफेनहाइड्रामीन। अच्छा ये है अच्छा ये जो फोर्थ नंबर है ये है डाइफेनहाइड्रेनेट। ये मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये है डायमंड हाइड्रोनेट, जो कि आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं, कॉमन ड्रग है, मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा जो है वो है मेक्लेजीन। तो ये 5 टाइप्स के ड्रग्स है जो कि हम अभी लेक्चर में पढ़ेंगे। इन ड्रग्स के इफेक्ट्स क्या है, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, और जो इसका वो है साइड इफेक्ट्स, डोजेस वगैरह वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, ये हिस्टामिन का एक मैकेनिज्म है कि हिस्टामिन कैसे काम करता है, हिस्टामिन कैसे एमएसएस को प्रोड्यूस करता है। हिस्टामिन जो है वो
कैसे वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करता है, ताकि अगर हमें पता हो ये तो हम बआसानी पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे कि कैसे एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स है इस एक्शन को या एमएसएस को या वॉमिटिंग को ब्लॉक करती है या प्रिवेंट करती है। अच्छा, जो H1 रिसेप्टर है वो बाइंड होगा, H1 हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो हिस्टामिन और रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो जब वो बाइंड होगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में स्पाज्म होगा, स्पाज्म ऑफ मसल्स। और यही मसल जब स्पाज्म होगा, जाहिर सी बात है जब स्पाज्म होगा तो क्या होगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और फूड कंटेंट जो है ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सपेल्जन होगी उसकी। तो ये जो स्पाज्म है, इस स्पाज्म को डिटेक्ट करेगा वेगन नर्व। वेगन नर्व इसको लेके जाएगी एफरेंट नर्व के जरिए सीएनएस में, जहां से एक मोटर रिस्पांस आएगा, और उस मोटर रिस्पांस के रिजल्ट में वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और मसल जो है कंट्रैक्ट हो जाएंगी, तो वॉमिटिंग होगा। तो ये जो एंटीहिस्टामिन है ये इस पाथवे पे काम करती है, और ये जो वेगन नर्व है, ये जो मैसेज लेके जाता है इसको भी ब्लॉक करती है, और जहां से जी जो हिस्टामिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ और ये पूरा मसला क्रिएट हुआ इसकी वजह से, तो यहाँ पर हिस्टामिन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो इस फंक्शन, इस जगह पे भी अपना काम करेगी एंटीहिस्टामिन, और इस हिस्टामिन को अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देंगी। तो ये दो मैकेनिज्म्स के थ्रू एंटी एमेटिक इफेक्ट इसका आएगा। अच्छा, antihistamine, all anti-motion drugs are more effective taken 30 minutes or 1 hour before commencing journey. जर्नी स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट्स या 1 hour बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी अगर यूज करते हैं एंटीहिस्टामिन्स, तो मोशन सिकनेस के चांसेस कम होंगे। अच्छा, वन सिकनेस है स्टार्टेड, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यस, इट्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल, क्योंकि जब ये मोशन सिकनेस स्टार्ट हो जाता है, जब आप ट्रैवल करते तो फिर आप अगर उस दौरान कोई चीज़ यूज़ भी करते, कंज्यूम करते, तब भी वो उसका असर इतना नहीं रहता। तो सो इट्स बेनिफिशियल टू यूज इट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। अच्छा, इसका जो एंटीमेटिक इफेक्ट है वो कैसे आता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू आता है, वो तो हमने पढ़ लिया कि उस मैकेनिज्म के पाथवे को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, कौन कौन से एक्शंस होते हैं इसमें, वो होते हैं एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की वजह से भी एंटी एमेटिक इफेक्ट है इसका, एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट की वजह से भी इसका एंटी एमेटिक इफेक्ट आता है, वीक डोपामिनर्जिक इफेक्ट की वजह से भी आता है, और सेडेटिव प्रॉपर्टीज की वजह से भी। अच्छा, एंटीहिस्टामिन में हम जो पहला ड्रग है वो हम पढ़ते हैं सेनारेजिन। तो सेनारेजिन आप लोग ने कॉमनली देखा होगा कि जो मार्केट में अवेलेबल है, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। वंस अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये बता रहा हूँ। तो सेनारेजिन की जो ब्रांड अवेलेबल है वो है स्टूजेरॉन। स्टूजेरॉन आप सब ने देखा होगा कि कॉमन ड्रग है जिसका जेनेरिक है सिनर्जिन, और इसके जो फंक्शंस है वो है, इसके जो एक्शंस है वो है एंटी वर्टाइगो, एंटी मोशन, एंजाइटी एंड फोबियाज। मतलब अक्सर ये है कि किसी को हाइट फोबिया है, किसी को सोशल फोबिया है, या किसी को स्ट्रेस की वजह से कोई फोबिया है, या एंजाइटी, सॉरी दिस इज एंजाइटी, एंजाइटी में से आर जो है वो मिस्टेकनली लिखा गया है, अपॉलॉजी। अच्छा, तो इसकी एक्शंस है एंटी वर्टाइगो, एंटी मोशन, एंजाइटी एंड फोबिया, जिसमें से सेनरेजिन का यूज है। अच्छा, ये कैसे काम करता है, कैसे वोमिटिंग को इनहिबिट करता है, तो इसका ये है कि देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो उधर होता है रिलीज ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम रिलीज होता है तो वहाँ पर जो जिस साइट पर रिलीज हुआ, तो वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो भी रिलीज होंगे, तो वही न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन से एक रिस्पांस आएगा जिस रिस्पांस के तहत वॉमिटिंग आकर होगी। तो ये जो सिनर्जिन है ये इस पाथवे को ब्लॉक करती है। तो इस पाथवे को ब्लॉक करते हैं, ना तो रिलीज ऑफ कैल्शियम होगा, इसको इनहिबिट करते, कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। तो जब कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं होगा, और इस सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू वॉमिटिंग को वो इनहिबिट कर सकेंगे, ब्लॉक कर सकेंगे।
अच्छा ये जो वो है हाँ प्रोमेथेजिन यहाँ पर है। अच्छा नेक्स्ट है प्रोमेथेजिन। प्रोमेथेजिन भी आप लोग सब जानते हैं, जो कि कॉमन ड्रग है, मार्केट में अवेलेबल है और इसको यूज़ किया जाता है मोशन सिकनेस के लिए। और इसका जो मोशन सिकनेस का इफेक्ट होता है, इसको मोशन सिकनेस के प्रिवेंशन का इफेक्ट जो है, इनहिबिशन का इफेक्ट होता है 4 to 6 आवर्स तक। और इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स है वो है सेडेशन एंड ड्राई माउथ। तो जो सेडेशन है और ड्राई माउथ है, तो तो सेडेशन और ड्राई माउथ है इसके साथ। तो अगर कोई बंदा मतलब कोई पेशेंट जो है इसको यूज़ करते, तो आप लोगों के लिए डायरेक्शन देनी है, डिस्पेंसिंग डायरेक्शंस ही देनी है कि आपने इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसका वो है सेडेशन इफेक्ट है। तो अगर वो बंदा ड्राइविंग कर रहा होता है या कोई वो कर रहा है, मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, तो फिर उसके लिए मसला होगा। तो प्रोमेथेजिन के साथ ये डायरेक्शन ज़रूर देनी चाहिए। और इसका जो बहुत ही कॉमन ड्रग है वो है फेनरगान। आप सब जानते होंगे फेनरगान को। तो ये प्रोमेथेजिन है और वो है एक एंटी हिस्टामिन जिसका है एंटी एमेटिक इफेक्ट। वो किस लिए यूज़ होता है अभी आप खुद डिसाइड कर लें। अच्छा नेक्स्ट है मेक्लेजिन। देखिए मेक्लेजिन जो है, एज कम्पेयर टू प्रोमेथेजिन, एज कम्पेयर टू सिनरेजिन, इसका जो एक्शन है मेक्लेजिन का, वो लॉन्गर एक्शन है। स्पेशली अगर हम प्रोमेथेजिन और मेक्लेजिन को कंपेयर कर लें, तो इसका लॉन्गर एक्शन है। और ये इस्तेमाल होता है सी सिकनेस की कंडीशन में। देखिए सिकनेस के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। एक है जो वायरल सिकनेस है, और यहाँ पर ये सेकंड टाइप है जो कि सी सिकनेस है। अगर कोई बंदा मतलब सी के थ्रू जा रहा है शिप वगैरह में या जो भी हो, तो उन्हें जो सिकनेस होते हैं वो जाहिर सी बात है वो तो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए यूज़ की जाते हैं मेक्लेजिन को। और इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, दैट इज़ 24 आवर्स। 24 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है। ये था आज का हमारा लेक्चर एंटी एमेटिक्स के हवाले से, जिसमें से हमने 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़े, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटी मस्कुलिनिक्स। बाकी जो रिमेनिंग 2 क्लासेस है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोशिश करें जब भी आप क्लास में आते तो आप प्रीवियस जो लेक्चर है, स्पेशली एमएसएस का और ये एंटी एमेटिक्स का, इन्हें थोड़ा सा रिवाइज किया करें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेक्चर इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो अगर आपको आपका प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको करंट कंसेप्ट फिर गेन करना मुश्किल होगा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम टू एड्रेस दैट क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ बिंग अटेंटिव ऑडियंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।